अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सीसीई में काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो आज वाला जो वीडियो है एक किस्म के आप ये समझ लें कि एक्सपेक्टेड जो भी करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, आज हम वो देखेंगे जो कि आपके एसए के लिए भी मुफीद हो सकते हैं। और ये सिर्फ सीसीई के लिए नहीं है, सीएसएस 2027 और पीएमएस जो केपीके का होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपके लिए टॉपिक नहीं है कि ये एरियाज़ आपने पढ़ने हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, वाटर सिक्योरिटी का जो रिसेंटली हुआ है, और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का सवाल आ जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, उसके बारे में कि सवाल कैसे आ सकता है वो भी हमने देखा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टॉपिक तो आपका होगा ही, बट एट द सेम टाइम आप इसको एज अ मॉक पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उनको एक्सप्लेन भी करूँगा, और आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप इनको नोट डाउन करके विद इन 3 आवर्स आप इनको सॉल्व करने की कोशिश भी करें। ठीक है, तो आपका एक मसल मेमोरी डेवलप होगी, आपका जो सवाल है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होंगे, आर्ग्यूमेंट्स आपको पता होंगे, तो पेपर में आपको दुश्वारी नहीं होगी अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो पहले आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स जो पाकिस्तान नेशनल लेवल पे हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। पार्ट ए, सबसे पहला ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का जो रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हुआ है 2025 में पहलगाम अटैक के बाद, जब ब्रीफ एक इनकाउंटर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो उसके बाद में उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, उसके बारे में सवाल आ सकता है। द इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन ऑफ 2025 एंड इंडियाज़ कंटिन्यूड पोजीशन रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी हैव ट्रांसफॉर्म्ड वाटर फ्रॉम अ डेवलपमेंटल इशू इनटू अ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो मतलब आपने ये आदत डाल लेनी है, प्रैक्टिस करनी है कि सवाल को तोड़ना है, सवाल को आपने पहले पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, तोड़ना है पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये पहला पार्ट तो उसने मतलब हमें बताया, एक किस्म की उसने थीसिस बता दी कि सवाल किस बारे में है। बट अब ये हमसे सवाल करेगा कि हमें क्या करना है। क्रिटिकली एग्जामिन इट्स लीगल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। हमें इम्पैक्ट्स बताने हैं कि पाकिस्तान के लिए ये जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है, उसके लीगल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन कौन कौन से हैं। आपने ये सारे के सारे इम्प्लीकेशन इन सारे डोमेन्स के अंदर पढ़ लेने हैं। लीगल कौन से इम्प्लीकेशन हैं, इकोनॉमिक कौन से हैं, एनवायरमेंटल और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन कौन से हैं पाकिस्तान के। ठीक है, ये तो पार्ट 1 हो गया इस सवाल का। दूसरा पार्ट ये है कि सजेस्ट अ फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म वाटर डिप्लोमेसी। आपने एक वे फॉरवर्ड बताना है, एक फ्रेमवर्क सजेस्ट करना है पाकिस्तान के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए, ताकि एक लॉन्ग टर्म वाटर डिप्लोमेसी सस्टेन हो सके। फॉर जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हमारी रही है, जिसने 3 वॉर्स को सर्वाइव किया है, एंड इट हैज़ बिन ये मतलब तकरीबन 60 साल से ज़्यादा इसने सर्वाइव किया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो ऐसा ही आपने कुछ सजेशंस देने हैं, फ्रेमवर्क्स बताने हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन वर्सेस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सवाल है कि पाकिस्तान कैसे स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है, पाकिस्तान के पास ये ऑप्शंस हों। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल को। पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड ग्रेटर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बट स्टेबलाइजेशन अलोन कैन नॉट गारंटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज़ गारंटी नहीं कर सकती। अगेन आपने देखा कि ये सवाल का जो पहला पार्ट है वो हमें बता रहा है सवाल के बारे में, उसके बाद जो है वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम क्या करें। अब कह रहा है कि क्रिटिकली इवेल्यूएट पाकिस्तान्स IMF प्रोग्राम्स एंड एग्जामिन हाउ द कंट्री कैन मूव फ्राम क्राइसिस मैनेजमेंट टू एक्सपोर्ट लेट प्रोडक्टिव एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे मतलब इस सवाल के भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की जो IMF प्रोग्राम्स हैं उनको क्रिटिकली इवेल्यूएट करना है, पॉजिटिव्स देखने हैं और नेगेटिव्स भी देखने हैं। ठीक है, इसके
कि पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है। सवाल का पहला पार्ट ये है। सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि पाकिस्तान कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट से एक्सपोर्ट लेड प्रोडक्टिव और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट को अपने जहन में रखना है। मिसाल दे दूँ एक आपको कि जब पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है आफ्टर जो एपिसोड हुआ था, जो कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया के साथ हमारा, तो हमारे JF-17 थंडर की इंटरनेशनल रेपुटेशन काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि हमने रफ़ाइल जेट गिराए थे इंडिया के, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सऊदी अरेबिया के साथ जो जॉइंट मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो वी कैन कैश ऑन दैट एज वेल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है, फ्रॉम सर्कुलर डेट टू एनर्जी सिक्योरिटी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सवाल पे आते हैं। पाकिस्तान से एनर्जी क्राइसिस इज़ इंक्रीजिंगली अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस। पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है वो एक गवर्नेंस का मसला है, अफोर्डेबिलिटी का मसला है, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी का मसला है और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मसला नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे मसले उसमें आ जाते हैं, जिसमें गवर्नेंस का मसला, अफोर्डेबिलिटी, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब उसने सवाल बता दिया। अब हमें क्या करना है, एनालाइज द स्ट्रक्चरल कॉजेज़ एंड प्रपोज सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब हमें सबसे मतलब इसके भी दो पार्ट्स हैं। इसमें हमने पहले बताना है कि कॉजेज़ क्या हैं, पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्यूशंस देने हैं कि हम एक सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू सजेस्ट सम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो कि प्रैक्टिकल हों, प्रैग्मेटिक हो, ग्रास रूट हों और पॉलिसी ओरिएंटेड हों, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। क्लाइमेट चेंज इज़ पाकिस्तान ह्यूमन सिक्योरिटी क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान की ह्यूमन सिक्योरिटी क्राइसिस है। सवाल पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड पाकिस्तान ट्रेडिशनल environment vulnerabilities into a compound crisis of water, food, health, energy, migration and economic security। देखें कितने सारे एस्पेक्ट हैं ज़िंदगी के पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे हमारा पानी का मसला है, फूड का है, मतलब एग्रीकल्चर का है, हेल्थ का है, एनर्जी, माइग्रेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब पूरी की पूरी जो लाइफ है पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स की वो काफ़ी हद तक डैमेज होती है, उसको नुकसान झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। अब हमें क्या करना है, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू सिंध। सिंध में उसका क्या हाल है वो हमें देखना है। ये CCE के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज वो सिंध को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट स्पेसिफिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस वाटर, अर्बनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। CCE इज़ मोर अबाउट सिंध। तो सिंध के जो भी इश्यूज़ हैं उनको आपने पढ़ना है, उनके लिए सॉल्यूशंस भी प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। और उनके लिए डेटा भी आपने मेमोराइज़ कर लेना है। सवाल पे आते हैं। सिंध फेसेस एन इंटरकनेक्टेड क्राइसिस ऑफ वाटर सिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी, फ्लड्स, sea intrusion, urban congestion and weak environmental governance। सिंध में ये सारे के सारे मसले हैं जिनमें पानी की किल्लत, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाती हैं, और सी इंट्रूजन है, अर्बन कंजेशन है, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ गई है यहाँ पे, और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस भी यहाँ पे कमज़ोर है। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकली इवेल्यूएट द प्रोविंसेस डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड प्रपोज एन इंटीग्रेटेड सिंध वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे हमने
एनालाइज करना है, एवेल्यूएट करना है क्रिटिकली जो जो हमारे प्रोविंस के डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं उनको, और वे फॉरवर्ड बताना है कि पाकिस्तान एक वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कैसे बना सकता है। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीपेक 2.0। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाज़िमन आपने प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है। सीपेक 2.0 चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज़ 2 seeks to shift Pakistan-China cooperation from infrastructure development towards industrialization, agriculture, technology, special economic zones and regional connectivity। देखें सीपेक को बाय एंड लार्ज हम अभी तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट देखते आए हैं, जहाँ पे रोड्स, हाईवेज़ और डिफरेंट जो कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे काम होता हुआ आया है। बट अब जो सीपेक का फेज़ 2 है ये शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, इन पे ज़्यादा फोकस है। कैन सीपेक 2.0 बिकम एन इंजन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सीपेक 2.0 के बारे में हमने लिखना है कि इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और ये क्या पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की इंजन बन सकता है या नहीं। मूविंग अहेड, पाकिस्तान्स मिनरल्स, पाकिस्तान एंड क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटजी। देखिए आज के दौर में मिनरल्स एक नया बज़वर्ड है जिस पे लाज़मन आपको काम करके जाना है। सवाल क्या है कि पाकिस्तान मिनरल वेल्थ offers an opportunity for economic transformation, but resource extraction without institutional capacity, value addition and provincial participation may reproduce the resources problem। डिस्कस करनी है ये चीज़ कि हमारे पास ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, मतलब पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। रिकोडिक का बहुत बड़ा मिसाल है हमारे पास, गोल्ड माइंस, सॉल्ट माइंस और डिफरेंट हमारे पास कोबाल्ट वगैरह की माइनिंग होती है। ठीक है। तो ये चीज़ मिनरल रिच कंट्री के अंदर इन चीज़ों का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाता, वैल्यू एडिशन क्यों नहीं होती। तो इन चीज़ों पे हमें कमेंट करनी है। ठीक है। अपना ओपिनियन देना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या हो सकता है, पोटेंशियल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है। तो ये किस्म का ओपन एंडेड सवाल है पाकिस्तान के मिनरल्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से मिनरल, मतलब यहाँ पे डेटा स्पेसिफिक रहना है आपने कि कौन कौन से मिनरल्स हैं हमारे पास, कितनी परसेंटेज में हैं, कितना उन पे खर्चा आएगा एक्सट्रैक्शन में, कौन कौन सी कंपनीज अभी करंटली पाकिस्तान में काम कर रही हैं, या फिर पोटेंशियली हम किस के पास जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा ड्रिवन सवाल है, तो आपने डेटा पे लाजमी काम करना है जब मिनरल्स पे सवाल आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस क्राइसिस। ये तो एक मस्ट सवाल है, मतलब एवरग्रीन सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती ही रहती है, उस पे हमने बात करनी है। कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गई है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन एंड वीक गवर्नेंस हैव कंस्ट्रेंड पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, जो डिफरेंट पोल्स बन गए हैं, डिफरेंट साइट्स बन गई हैं, और इंस्टीट्यूट्स समझ रहे हैं कौन से इंस्टीट्यूट्स, उनकी कन्फ्रंटेशन भी है, और वीक गवर्नेंस है। इन चीज़ों ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, इन चीज़ों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप होने ही नहीं दिया। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू एग्जामिन द कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सजेस्ट अ फ्रेमवर्क फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। हमें बताना है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान में, इसके रीज़न्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, असबाब क्या हैं इसके,
और उसके बाद हमने सॉल्यूशंस देने हैं कि कर क्या सकते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद फेडरलिज्म एंड द फ्यूचर ऑफ 18th अमेंडमेंट, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन्स बनने जा रहे हैं उसके बारे में अभी भी डिस्कशन चल रही है, पूरे के पूरे कंट्री में डिबेट्स चल रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अबाउट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और प्रोविंसेस। ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में सवाल आ सकता है, 18th अमेंडमेंट के बारे में सवाल आ सकता है और आया भी है पहले। ठीक है, तो इसके बारे में आपने डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ के जाना है। इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट आर्टिकल्स देन यू हैव टू रिवाइज देम ताकि आपके जहन में बैठ जाएं। ठीक है, द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट continuing disputes over fiscal, administrative and political responsibilities indicate unresolved फेडरलिज्म चैलेंजेस। ठीक है, मतलब जो फेडरलिज्म के चैलेंजेस हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं, फिस्कल पे चैलेंजेस आ जाते हैं, रिसोर्सेज अलोकेशन के चैलेंजेस आ जाते हैं, एनएफसी का चैलेंज अलग है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ये सारे के सारे 18th अमेंडमेंट के बाद आए हैं। क्रिटिकली इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान फेडरल सिस्टम, पाकिस्तान का जो फेडरल सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवेल्यूएट करना है, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देखने हैं। उसके बाद लास्ट है जो कि नेशनल लेवल पे देखते हैं हम, टेररिज्म, बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान से इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया है जो आपने पूरा कवर करना है। सवाल ये है कि द रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंसी इन पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेट्स दैट टेररिज्म इज़ इंक्रीजिंगली इंटरट्विन्ड विथ गवर्नेंस डेफिसिट्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस। ठीक है, डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म को काउंटर कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकता है। ठीक है, उसमें आपने सिर्फ बलूचिस्तान को इंक्लूड नहीं करना, उसमें आपने केपीके को इंक्लूड करना है। अफ़गानिस्तान जो रिसेंटली मिलिटेंसी में उन अनासर को हेल्प आउट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसको भी आपने मेंशन करना है। राइज ऑफ मिलिटेंसी पे सवाल है ये बेसिकली। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज वेल। रीजनल अफेयर्स पे आते हैं, उनके सवाल को देखते हैं। अफ़गानिस्तान आफ्टर तालिबान, सिक्योरिटी वर्सेस डिप्लोमेसी। तालिबान के आने के बाद जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, जब अमेरिका 2021 में बाहर निकला था वहाँ से, तो वी वर जॉयस, वी वर हैप्पी दैट पाकिस्तान को अब इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ ने बैक फायर किया है और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा पाकिस्तान को रीजनली फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो सवाल ये है कि द तालिबान्स रिटर्न टू पावर हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी डिविडेंड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, सिक्योरिटी डिविडेंड पाकिस्तान को नहीं मिला वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था। क्रिटिकली एनालाइज द टीटीपी थ्रेट, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक थ्रेट है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, उसको एनालाइज करना है क्रिटिकली। बॉर्डर टेंशन जो हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो देखने हैं, एनालाइज करने हैं। और रेफ्यूजी क्वेश्चन जो है, जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं अभी तक, वो सवाल, वो टॉपिक। ट्रेड इन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक ऑप्शंस टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, के अफ़गानिस्तान एक पोटेंशियल ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड हमारा है, क्योंकि रीजनल है तो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्रिटिकली इवेल्यूएट करनी है। अगर ये सारे सवाल सारे टॉपिक्स एक ही सवाल में नहीं आ जाते तो भी यू हैव टू प्रिपेयर देम। ठीक है, जस्ट इन केस। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान ईरान रिलेशंस इन द न्यू मिडल ईस्टर्न ऑर्डर। पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे हैं।
देखिए पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बरादर मुल्क हैं हमारे वो, आफ्टर आयतुल्ला ख़ामेनी। तो जब इस्लामाबाद अकॉर्ड्स हुए थे तब पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये काफ़ी क्लियरली मैसेज सेंड किया था पूरी दुनिया को दैट वी आर एक्टिव प्लेयर्स इन द डिप्लोमेसी इन द एशियन रीजन। और ईरान के साथ पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन ज़ाहिर किए थे और फैसिलिटेट किया था ईरान और अमेरिका की जंग को रोकने में, ठीक है। सो सवाल ये है कि पाकिस्तान रिलेशनशिप विद ईरान हैज़ एक्वायर्ड ग्रेटर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एमिड इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मिल गई है हमें। एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स इन पाकिस्तान ईरान रिलेशंस पर्टिकुलरली इन सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, इनमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ईरान के लिहाज से और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, हर्डल्स क्या क्या आ सकती हैं, ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और एक पोटेंशियल वे फॉरवर्ड भी तैयार कर लें कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी कैसे डायरेक्ट करनी चाहिए पाकिस्तान ईरान रिलेशंस में, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशंस फ्राम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशंस भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए हैं और वी हैव टू लॉर्ड द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू अप्रिशिएट देम कि ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस का इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। स्टिल पाकिस्तान मैनेज्ड टू बी न्यूट्रल इन फेवर ईरान and managed a defense agreement, defense pact with Saudi Arabia at the same time, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी लीडरशिप ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है इसमें। Pakistan's relation with Saudi Arabia are evolving from traditional defense cooperation towards investment, economic partnerships and strategic coordination. Critically evaluate the opportunities and limits of this transformation, ठीक है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को सिर्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव में नहीं देखता, अब काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गया है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। तो उसमें आपने देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान को। उसके बाद है सवाल पाकिस्तान चाइना रिलेशंस इन द एरा ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन। पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, टाइम टेस्टेड उनकी फ्रेंडशिप है और China has time and again proven its loyalty for Pakistan. Pakistan has done the same for China. Pakistan-China relations remain strategically important, but growing US-China competition creates new economic and development constraints. How can Pakistan preserve its strategic partnership with China while avoiding excessive dependence? पाकिस्तान मतलब कैसे बैलेंस आउट कर सकता है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, ताकि वो चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस आउट करे विथ अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट रिलेशंस इन अ चेंजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो PMLN की लीडरशिप आई है, दे हैव मेड डोनाल्ड ट्रंप, और पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तारीफ़ का भूखा है, तो उसके सामने उसकी तारीफ़ कर दो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दे हैव एक्सप्लॉइटेड इट और टाइम एंड अगेन उन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। चाहे वो मिनरल्स की बात हो जो वायरल हुई थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे,
वो मिनरल्स दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, एक पिक्चर वायरल भी हुई थी, ठीक है। अदर देन दैट दे हैव ऑल्सो बीन अप्रिशिएटेड फॉर देयर डिप्लोमेटिक रोल इन मीडिएटिंग एंड द सीसेशन ऑफ वॉर बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, ठीक है। उसमें भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया था अमेरिका ने, और जो गज़ा पीस प्लान बन रहा था उसमें भी पाकिस्तान ने एक्टिव रोल प्ले किया था, और वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वांस ने पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उनको अप्रिशिएट किया था, ठीक है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हैव शिफ्टेड फ्रॉम अलायंस पॉलिटिक्स टुवर्ड्स अ मोर ट्रांजैक्शनल relationship centered on counter-terrorism, trade, technology, regional security, and strategic competition. Assess the future trajectory of bilateral relations, के ये जो फ्यूचर है पाकिस्तान और पाकिस्तान अमेरिका का, ये किस ट्रेजेक्ट्री में जा सकता है, पाकिस्तान के लिए क्या क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग बिटवीन चाइना, यूएसए एंड गल्फ पावर्स। पाकिस्तान इन 3 ब्लॉक्स को कैसे बैलेंस करेगा, चाइना, यूएसए और गल्फ कंट्रीज़। Pakistan increasingly operates in a fragmented international environment where strategic autonomy requires balancing competing great and middle powers. Can Pakistan convert its geopolitical position into economic and diplomatic leverage? ठीक है, ये सवाल भी आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स का सवाल है, सवाल नहीं, डोमेन। गज़ा एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न ऑर्डर। मिडिल ईस्टर्न ऑर्डर कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। द Gaza conflict has evolved from a Palestine-Israel confrontation into a wider struggle involving regional security, Iran, Gulf states, United States, and the future of Middle Eastern order, ठीक है। जो पहले ये फ़लस्तीन इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, बट ये पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी, अमेरिका का इंटरेस्ट, ईरान और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वन डायमेंशनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, देयर आर सो मेनी डोमेन्स एंड एस्पेक्ट्स टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एनालाइज इट्स इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान इन द मुस्लिम वर्ल्ड, कि इसके इम्पेक्ट क्या हैं पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, ठीक है। इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है। नेक्स्ट इज़ ईरान इसराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। फरवरी के महीने से लेकर इसराइल और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्शंस हुए थे, उन्होंने ऑपरेशंस किए थे, कैरी आउट किए थे अगेंस्ट ईरान, और 28 फरवरी को उन्होंने मिलके शहीद किया था आयतुल्लाह ख़मेनी को। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द ईरान Israel US confrontation demonstrates how regional conflict can rapidly become a global economic and energy security crisis, ठीक है। तो ये जब हुआ था तब एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे पूरी की पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ इन कंट्रीज़ के अंदर, पूरी की पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक मेजर चंक ऑफ ग्लोबल फॉसिल फ्यूल यहाँ से ट्रेड होता है उसका। तो ये जो बंद हो गया तो वहाँ पे डिमांड बढ़ गई, शॉर्टेज ज़्यादा हो गई, तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। तो इमीडिएट हुआ था ये सब। एग्जामिन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इकोनॉमी, कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में, इसके पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर
इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। ये इसके बारे में अब ज़्यादा बात होती नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। सब यही सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा बात होती नहीं है अब रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में, तो मे बी यहाँ पे एग्जामिनर जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और ये सवाल आपके पेपर में आ जाए, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट जस्ट इन केस, ठीक है। द रशिया-यूक्रेन वॉर हैज़ चैलेंज्ड द पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर एंड एक्सेलरेटेड मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे हमें, क्रिटिकली इवेल्युएट इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर नेटो, रशिया, चाइना एंड द ग्लोबल साउथ एंड पाकिस्तान। मतलब नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रशिया, चाइना और ग्लोबल साउथ एंड पाकिस्तान, इनके लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है। उसके बाद वी हैव अदर क्वेश्चंस एज वेल। यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, चाइना और अमेरिका के बीच में जो कंपटीशन है उसके बारे में सवाल आ सकता है। यूएस चाइना कंपटीशन हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम अ ट्रेड डिस्प्यूट इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेस्ट ओवर टेक्नोलॉजी। पहले उनका ट्रेड के बारे में कंपटीशन हुआ करता था कि मतलब कौन ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करता है, बट नाउ इट इज़ टर्निंग इनटू कंटेस्ट ओवर टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर्स, मेरीटाइम पावर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इनकी जो कंपटीशन की नेचर है वो चेंज हो गई है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इनका कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है। सवाल ये क्या है कि हाउ शुड पाकिस्तान नेविगेट दिस राइवलरी, पाकिस्तान को कैसे नेविगेट करना चाहिए इस राइवलरी को कि पाकिस्तान को फ़ायदा मिल जाए। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम यूएस लेड यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी के ऊपर सवाल एक्सपेक्टेड है ऐसे के अंदर भी, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम इज़ मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपोलैरिटी, ठीक है, कि जो हमारा सिस्टम है इंटरनेशनल का ग्लोबल वो फ्रेगमेंट होता जा रहा है, उसके मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी की तरफ वो जा रहा है हमारा वर्ल्ड ऑर्डर। एग्जामिन द रोल्स ऑफ चाइना, रशिया, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल साउथ एंड रीजनल पावर्स इन रीशेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये मॉक्स की तरह आप इसको देखें, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपने ये लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। कहीं आपने अगर फॉर एग्जांपल चाइना और रशिया का प्रिपेयर कर लिया, आपने एग्जामिनर ने आपसे ब्रिक्स का पूछ लिया, एससीओ का पूछ लिया या फिर ग्लोबल साउथ का पूछ लिया, तो आपने सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं कि इनके रोल्स क्या क्या है यहाँ पे। असेसिंग द चाइना, रशिया, ब्रिक्स, एससीओ एंड ग्लोबल साउथ अलॉन्गसाइड पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी आपने देखना है मल्टीपोलैरिटी को। नेक्स्ट इज़ ब्रिक्स एंड द राइज ऑफ ग्लोबल साउथ, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स आई गेस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, अब उसमें और ज़्यादा मेंबर्स भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी राइज़ हो रही है और ग्लोबल साउथ की भी। सवाल ये है कि द एक्सपेंशन एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिक्स रिफ्लेक्ट्स डिससेटिस्फैक्शन विथ वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल गवर्नेंस। Does BRICS represent the emergence of a genuinely alternative world order or merely another forum within existing system? ब्रिक्स को एनालाइज करना है आपने, क्योंकि ब्रिक्स मतलब जो वेस्टर्न डोमिनेटेड कल्चर है हमारे पास उसको चैलेंज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉलराइजेशन है, वो मुद्दा भी ब्रिक्स ने उठाया था कि हम अपने बायलेटरल ट्रेड में यूएस डॉलर में क्यों ट्रेड करें, एक कॉमन करेंसी को यूटिलाइज़ करें और उसके अंदर ट्रेड करें, ठीक है। तो इसको एनालाइज करना है कि ये वाकई में कोई नया अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा
या फिर एक मामूली सा बस एक फोरम है, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूरेशियन रीजनलिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, energy and economic cooperation across Eurasia. Evaluate its significance for Pakistan's regional and foreign policy. जो यूरेशियन का सवाल है ये भी अहमियत रखता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में कि पाकिस्तान के रीजन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है एससीओ की, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम ला सकते हैं जिनमें हमें फ़ायदा मिले। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि द डिसरप्शंस ऑफ recent years have exposed the vulnerabilities of hyper globalization. हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो चल रही है वो अब एक्सपोज हो रही है, उसकी वल्नरेबिलिटीज़, उसकी वीकनेसेस वगैरह एक्सपोज होती जा रही है, ठीक है। एंड एक्सेलरेटेड रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। ग्लोबलाइजेशन को छोड़ के अब लोग अपने रीजन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इज़ द वर्ल्ड इंटरिंग एन एरा ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स, उस पर हमने कमेंट करना है कि दुनिया किस तरफ मूव कर रही है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ या फिर रीजनलाइजेशन की तरफ, ठीक है। इसके बारे में ये सवाल है जो कि आपने प्रिपेयर करके जाना है। सो दीज वर द क्वेश्चंस। आई विल अपलोड मोर सच एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स एज वेल। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दीज क्वेश्चंस you can let me know in the comment section below. I will try to address your queries as soon as possible. उसके अलावा if you want me to cover any other topic, कोई आपका टॉपिक जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कन्फ्यूजन है, so you can let me know as well in the comment section. वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको एड्रेस कर लूँ, ठीक है। Other than that, this is it from my side. I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.